नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साझा जरूर कीजिए। चर्चा करेंगे कपिल सिब्बल की, वो इसलिए क्योंकि एक लंबी बातचीत उन्होंने की है निधि राजदान से। अब उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको लेकर कौतूहल पैदा हो गया है कि अचानक ये जो बात उन्होंने छेड़ी है उसकी वजह क्या है। तो उस पर हम आए उससे पहले वो जो बातचीत है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो बड़ी लंबी बातचीत है, उसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और सीधी बात है वो मुद्दे जो उठाए गए हैं उसमें जो आप जान ही रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, तो कुछ ऐसी ही बातें उसमें कही गई हैं। हेट स्पीच पे चर्चा हुई, तमाम बातें उठाई गई, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर करेंगे, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा आप ये कहें कि पीड़ा विपक्ष के भीतर है। और चूंकि कपिल सिब्बल जो है विपक्षी एका के अलंबरदारों में शुमार हैं, इसलिए इस बात को वो उठाते हैं। अब ये बात जो वो अचानक उठा रहे हैं, जिस तरीके से उठा रहे हैं, वो दरअसल सवाल पैदा कर रहा है कि अभी चूंकि आप टाइमिंग देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब जब वो बात दुरुपयोग की कर रहे हैं और ये जब वो चर्चा उठा रहे हैं, उस बीच आप थोड़ा पृष्ठभूमि देखिए। अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन करती है, संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ईडी जो है वो जो कानून है उसके हिसाब से कामकाज कर रही है और अभी जो स्थिति परिस्थिति है उसमें आपकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है। अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। फिर आप देखिए 22 नवंबर को सुनवाई होनी है, किस बात की? इसी पीएमएलए एक्ट को लेकर, जिसके दुरुपयोग का आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पर। अब आप देखिए ये 3 घटनाएं मैं आपको बताया कि ये हाल में, और एक जो 22 की सुनवाई है, और फिर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर से मतदान शुरू हो जाएगा। अब मतदान के ठीक पहले इस तरह की जो बात उठती है वो जाहिर सी बात है कि सवाल पैदा करती है कि आखिर क्या कारण है कि अचानक पीएमएलए और फिर उसके बाद में उमर खालिद, फिर डेमोक्रेसी, फिर हेट स्पीच, ये जो सारी बातें ध्यान आ गई और उस पर लेकर एक लंबी बातचीत हो गई। क्योंकि पहले आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन आया तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उससे पहले मनीष सिसोदिया की जब जमानत याचिका खारिज हुई तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट के जरिए बताया कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल वाले मसले में भी उन्होंने ट्वीट किया, फिर बाद में एनआई से उन्होंने बातचीत भी की। अब आप देखिए कि ये सब होता है, लेकिन अचानक जो ये लंबी बातचीत होती है, ये बातचीत बताती है कि दरअसल एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है और इसमें कपिल सिब्बल का कोई सानी नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं इसको बताता हूं, फिर उस नैरेटिव पर आता हूं। आपको ध्यान होगा कि 2001 में ऑपरेशन वेस्टलैंड हुआ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। और ये जो ऑपरेशन है जिसे कथित घोटाला कहा गया, रक्षा घोटाला, वो किसने किया? उसको किया तहलका ने। तहलका को आप एक तरह से कहें कि कपिल सिब्बल ने खड़ा करवाया। इस तरीके की बात होती रही है और वो जो तहलका है वो आप कहें कि पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है और एक नैरेटिव बिल्डअप होता है कि जो लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उन्हीं पर इस तरह का आरोप लग रहा है। और फिर आप देखिए 2004 में क्या स्थिति परिस्थिति होती है चुनाव को लेकर, भाजपा औंधे मुंह गिर पड़ती है। अच्छा देखिए ये अकेला विषय नहीं है। आपको ध्यान होगा 2018-19 का चुनाव, 19 के चुनाव में कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं कहां? लंदन। वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि साहब ईवीएम ही हैक कर लिया जाता है। अब ये क्या है? ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। पहले सरकार से भरोसा हटाया गया, फिर यानी
2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है यानी एनडीए 2, तब क्या नैरेटिव गढ़ा जाता है? देखिए, इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। एक और दूसरा, ये ईवीएम को भी हैक कर सकते हैं, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है। राफेल की उड़ान भरवाई जाती है, लेकिन वो सारे नैरेटिव जो है वो धराशायी रह जाते हैं। अब फिर एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और उस नैरेटिव में यह कहा जा रहा है कि देखिए साहब, हम लोग तो ईमानदार हैं, पीएमएलए एक्ट के जरिए हमें नाहक परेशान किया जा रहा है। अब आप देखिए कि आरोप हेमंत सोरेन पर बड़े गंभीर आरोप हैं, अरविंद केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप हैं, मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों का आलम यह है कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो जा रही है। नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उधर ममता बनर्जी के भतीजे फंसे हुए हैं, इधर सेंथिल बालाजी फंसे हुए हैं। इन 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 सब की गर्दन जो है वो पीएमएलए एक्ट में फंसी हुई है। अब बड़ी चीज ये है कि ये इन लोगों पर जो आरोप लगे हैं और जो कागज बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं। अब अगर इतने ही झूठे होते तो जाहिर सी बात है, कोर्ट के सामने जब आप तहरीर दे रहे हैं तो टिक तो नहीं पाते, लेकिन कुछ तो है। इससे सेंथिल बालाजी वाला मसला लीजिए, सेंथिल बालाजी वाले मसले में तो ऐसा नहीं है कि कुछ रहा ही नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं ठीक है, आप इनको कस्टडी में रखिए। अब ये इन सारे लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। दरअसल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश यही हो रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो अभियान शुरू कर रखा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, उसमें आप एक तरह से कहें कि ये उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। और वो पॉलिटिकल एजेंडा ये माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव वो भ्रष्टाचार पर लड़ने जा रहे हैं और ये वादा करके कि अपनी गारंटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये तो वैसे ही अपनी साख खो दे रहे हैं और उस चुनावी मैदान से बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की अब हो गई है सीधे सीधे, और उस परसेप्शन में नरेंद्र मोदी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो अब क्या किया जाए? तो परसेप्शन ये गढ़ा जाए कि देखिए हम सब कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ये लोग, ये दरअसल नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि ये जो साख गिर रही है उस साख को बचाया जा सके और ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके कि देखिए अभी हम उत्पीड़ित हो रहे हैं, कल आपका उत्पीड़न होगा। तो ये एक नरेशन, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कपिल सिब्बल और इसमें ये माहिर है। और फिर एक बात ये भी है कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक प्रभाव पड़ता है। अभी तमाम जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इस चुनाव के दरमियान आप देखिए कि अशोक गहलोत की गर्दन फंस जाती है, भाई उनके बेटे को बुलाया गया। भूपेश बघेल की गर्दन फंस जाती है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और उससे ये बात निकल कर आ रही है कि किस तरह से कांग्रेस और करप्शन पर्यायवाची बनते जा रहे हैं। देखिए ये परसेप्शन बन रहा है, वो कितना करते हैं नहीं करते हैं वो एक डिबेट का विषय हो सकता है, मगर इससे ये परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस और करप्शन सिनोनिम हो गए क्योंकि जो ईडी की छापेमारी पड़ रही है। तो इससे एक नैरेटिव तो बिल्ड हो रहा है कि नहीं नहीं अब आप जो है यहाँ भाजपा को लाइए, कांग्रेस कोई मतलब नहीं, कांग्रेस और करप्शन साथ साथ चलते हैं। अब उस नरेशन को तोड़ने की कवायद चल रही है, ये उसमें लगे हुए हैं कपिल सिब्बल। और फिर ये जो हेट स्पीच और डेमोक्रेसी इस सब की जो बात हो रही है ना, इस सब के जरिए वो बस माइनॉरिटी को साधने की कवायद है कि आप कहीं इधर उधर मत जाइए, जहां हम हैं वहीं हमारे साथ खड़े हो जाइए, हम ही हैं जो बचा सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज जानिए कि अब डेमोक्रेसी के नाम पे स्वांग रचा जा रहा है। साहब डेमोक्रेसी तभी खतरे में आती है जब रसूखदार लोगों को बुलाकर ईडी पूछती है, नहीं तो साहब कभी जो है ये डेमोक्रेसी खतरे में नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को बुला लिया जाता है, सोनिया गांधी को बुला लिया जाता है, अनिल देशमुख को बुला लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल को बुला दिया जाता है, मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज हो जाती है, राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया जाता है, वैसे ही डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है।
ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और फिर आप देखिए, हेट स्पीच मतलब आपका जो मन कहे बोलिए, लेकिन अगर इधर से कोई बोल दिया तो वो हेट स्पीच हो गई। अब उदय स्टालिन ने जो कहा उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब वो धड़ा जो पूरा इकोसिस्टम है। तो जो ये परसेप्शन की लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार वाले मसले में बड़ा पिछड़ गया है। अब एक तरह से आप कहें कि उसे काउंटर करने की कवायद है, और उस कवायद में लगता है कि कपिल सिब्बल जो है वो पीएमएलए वाला मसला उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और फिर उसमें यह भी लगता है कि देखिए 22 से सुनवाई शुरू होनी है, तो एक होता है कि जो कपिल सिब्बल साहब है तो एक माहौल बनाने वाला भी मसला होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोशिश हुई थी पहले एम खानविलकर की खंडपीठ के सामने, 246 याचिकाएं पड़ी थी, सब खारिज हो गई। सीजीआई की बेंच में भी कोशिश हुई थी जब 14 राजनीतिक दल गए थे, कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टे पांव वापस आना पड़ा। तो अब जो सुनवाई 22 नवंबर को होगी उसमें क्या होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी ये तो तय माना जा रहा है कि ये जो कपिल सिब्बल ने बातचीत की और उसके जरिए पीएमएलए वगैरह की बात उठाई है, वो जिस पृष्ठभूमि में उठाई जा रही है उससे यही लगता है कि वो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा कीजिए।